किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज के किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे भूमि का वृक्षारोपण द्वारा सुधार किस तरह करें, और आज की नसीहत के तहत चर्चा करेंगे हरी खाद के महत्व पे, और इसके अलावा दूसरे और समसामयिक विषयों पे भी चर्चा करेंगे। तो पहला करें चर्चा भूमि का वृक्षारोपण द्वारा सुधार किस तरह करें। किसान भाइयों, जो मिट्टी है उसकी लवणता और क्षारीयता ये फसल के उत्पादन में सबसे बड़ी समस्या है। यानी कि जिस विषय पे हम बार बार जिक्र भी कर रहे हैं कि मिट्टी की जांच जरूर करवाएं, क्योंकि अगर हम मिट्टी की जांच करवा रहे हैं तो उससे हमने मिट्टी की दशा का पता लग जाए कि वो लवणीय है या वो क्षारीय है। और पूरा विश्व में जो है जहाँ पे भी शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु है उन सब क्षेत्रों में यह समस्या मिला ही मिला है। और अपने देश में भी जो है एक बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है जिसमें मिट्टी जो है वो लवणीय और क्षारीय पाई जाओ है। और अपने प्रदेश की बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में करनाल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, जींद, भिवानी और हिसार ज़िले, इनमें जो है मिट्टी जो है अपेक्षाकृत ज़्यादा प्रभावित पाई गई है। और लवण या क्षार ग्रसित जो मिट्टी है उसमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उन्हें नामता भी जाना है। जिस तरह उत्तर प्रदेश में इसने रे या उसर कहते हैं, अपना हरियाणा पंजाब में इसने सेम या कलर कहते हैं, और गुजरात में इसने खार या फिर लोना के नाम से भी जाना है। और भाई उसर का मतलब जो है वो है बंजर। अब जो यह मिट्टी है वो लवणीय या क्षारीय क्यों बन जाए, इसके कारण क्या है? इसका कारण है एक तो वायु शुष्क जलवायु, और साथ में जल का स्तर है वो ऊपर आ जाए, पानी का जो लेवल है ऊपर आ जाए तो भी जो है मिट्टी लवणीय क्षारीय हो जाए। और अधिक समय तक जो है लवणीय जल में अगर सिंचाई करें तो भी मिट्टी लवणीय या फिर क्षारीय हो जाए। और मिट्टी में उचित जल निकासी ना हो तो भी यह समस्या आ जाए। और अगर मिट्टी की जो परत है उनमें बदलाव आना शुरू हो जाए तो भी यह समस्या देखी जावे है। या फिर हम लगातार जो है क्षारीय प्रकृति के जितने भी उर्वरक हैं उनका प्रयोग लगातार कर रहे हैं तो भी मिट्टी क्षारीय हो जाए। या फिर जो मूल पदार्थ है उसकी प्रकृति बदल जाए तो भी मिट्टी में बदलाव आ जाए। या जो किसान भाई नहर द्वारा सिंचाई कर रहे हैं और जल का समुचित प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो उस अवस्था में भी भाइयों मिट्टी लवणीय या फिर क्षारीय हो जाए। एक किसान भाई जो है वो लवणीय और क्षारीय मिट्टी की पहचान किस तरह करें। एक तो अगर मिट्टी की जो सतह है ऊपर वाली अगर कठोर होने लग जाए तो समझ लो कि मिट्टी में या तो लवणता या क्षारीयता आ गई है। या फिर मिट्टी का जो प्राकृतिक वनस्पति है उसमें उगना बंद हो जाए, यानी कि मिट्टी जो है जब कलर होगी बंजर हो जाए तो भी इसका मतलब है कि मिट्टी में जो है बदलाव आने लग रहा है। साथ में जो गर्मी के मौसम में मिट्टी की जो ऊपरी सतह है उसमें लवणों की जो सफ़ेद एक भूरी परत दिखाई देने लग जाए तो ये भी इशारा कर रहा है कि मिट्टी में लवणता या क्षारीयता ज़्यादा है। इसके अलावा भाइयों मिट्टी में अगर जल निकास कम होने लग रहा है, बरसात का पानी मिट्टी जो है खेत में खड़ा रहे ज़्यादा समय तक, वो जो है मिट्टी के अंदर मिट्टी जो है उसने पी नहीं रही है पानी ने, तो भी इसका मतलब है कि मिट्टी का जो है में बदलाव आ रहे हैं। और जो मिट्टी में बदलाव आ रहे हैं उसने सुधारने खातर वैज्ञानिकों ने उसको 2 हिस्सों में बांटा है। एक है लवणीय भूमि और दूसरी है क्षारीय भूमि। अब लवणीय भूमि किस भूमि नाम लवणीय भूमि को है? एक इसी माटी जिसमें विद्युत चालकता 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर और
जो उसकी विनिमयशीलता है वो सोडियम की 15% तक कम पाई जावे और मिट्टी का जो पीएच मान है वो 8.5 तक कम हो जाए, तो इस तरह की मिट्टी नाम का है लवणीय मिट्टी। और लवणीय मिट्टी में सोडियम के सल्फेट और जो क्लोराइड के लवण हैं वो भी ज़्यादा मात्रा में पाए जाओ हैं। इन लवणों के कारण मिट्टी में भौतिक और रासायनिक गुण जो है वो बदलाव आने शुरू हो जाए और पौधे की जो बढ़वार है वो रुक जाए और किसान भाइयों की जो उपज है वह घटनी शुरू हो जाए। दूसरी तरह की जो मिट्टी है वह है क्षारीय मिट्टी भाइयों, और इस मिट्टी का जो पीएच मान है वो 8.5 तक ज़्यादा पाया जावा है और उसकी जो विद्युत चालकता है वो 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर तक कम हो जाए है और विनिमयशीलता सोडियम की 15% तक ज़्यादा हो जाए है। इस तरह की मिट्टी नाम का है क्षारीय मिट्टी। और जो घुलनशील लवण है उसमें सोडियम की मात्रा ज़्यादा होने के कारण मिट्टी के जो कण हैं वो ख़त्म होने शुरू हो जाए हैं और ऐसे में भाइयों मिट्टी की जो भौतिक दशा है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए है। और इन्हीं कारणों के कारण जो क्षारीय मिट्टी है उसमें कभी भी हम सफल फसल उत्पादन कर ही नहीं सकते। तो इस तरह की जो समस्या है क्षारीय मिट्टी की और लवणीय मिट्टी की, उसमें हम सुधार कर सके हैं। सुधार के बहुत सारे तरीके भी हैं सुधार करने के, लेकिन उनमें से सबसे अच्छा तरीका है वृक्षारोपण। खेत में ज़्यादा पेड़ लगावें, वृक्ष लगावें तो हम इस समस्या ने ख़त्म कर सके हैं। क्योंकि भाइयों जो वृक्ष हैं, पेड़ हैं, वो भूमि की भौतिक, रासायनिक और जो जैविक दशा है उसमें परिवर्तन लाने में, उसमें सुधार लाने में बड़ी तेज़ी तक काम कर रहे हैं। और जो स्थानीय जलवायु के हिसाब से अगर हम पेड़ पौधे लगावें तो यह और भी अच्छा काम कर रहे हैं। जो शुष्कता है वो कम कर रहे हैं उसमें, और जो गहरी जड़ है वृक्ष की वो मिट्टी के अंदर जो नीचे का पानी है और मिट्टी की जो संरचना है उसमें कठोरता ने कम करा है, जिससे हवा और नमी आसानी तो मिट्टी के अंदर जा सके है और मिट्टी जो है वो अड़की रहा है। साथ में जो वृक्ष के पत्ते हैं वो गिरते रहे हैं ज़मीन पर और वो जीवाश्म या फिर हम कहें कि एक उर्वरक का काम कर रहे हैं और उससे जो खेत की उपजाऊ शक्ति है वह भी बढ़ा है। और वृक्षारोपण का भाइयों एक बात का जरूर ध्यान रखें कि उसका जो है सफल वृक्षारोपण करने खातर उन्हें कुछ बातों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। जिस तरह तो जो मिट्टी है उसकी दशा पहला देख लें कि किस दशा की मिट्टी है, उसके हिसाब से जो है वृक्ष की प्रजाति चुने कि इसमें कौन सा पेड़ पौधा लगाना हमने। और वृक्षारोपण का उद्देश्य भाइयों मुख्य रूप से जो स्थानीय दशा है, वो जलवायु है, क्षारीयता है, इन सब ने ध्यान में रख के करें। और इस तरह की मिट्टी में जो है तेज़ी से विकसित होने वाले पौधे जरूर लगावें, क्योंकि अगर हम ऐसे पौधे लगाएंगे जो मिट्टी के अनुकूल होंगे तो तेज़ी से बढ़ेंगे और तेज़ी से बढ़ेंगे तो वो जो मिट्टी की संरचना है उसमें भी बड़ी तेज़ी से वो बदलाव भी लेकर आएंगे। इसमें हम ईंधन के पेड़ पौधे लगा सकते हैं, जिस तरह किक्कर होगी, कैजुरीना है, डाक है, पहाड़ी किक्कर है, सफ़ेदा है, तो ये हमने ईंधन के रूप में भी हम इसने इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर इमारती लकड़ी के लिए इस्तेमाल करने वाले जो पेड़ हैं वो भी लगा सकते हैं। किक्कर है, शीशम है, सफ़ेदा है, बकैन है, नीम सिरस है, अर्जुन है, जांड है या फ्रांस आदि के पेड़ भी लगा सकते हैं। इसके अलावा फल खातर जो है आंवला है, बेर है, बेल पत्र है, जामुन है, करौंदा है, कटहल है, अनार है, इमली है या फालसा है, इस तरह के पेड़ पौधे भी हम लगा सकते हैं। और वृक्षारोपण के लिए भाइयों सही मिट्टी या सही भूमि प्रबंधन जरूर करें और पौधशाला और जो उचित वृक्षारोपण है उसकी तकनीक अपनावें, जिस तरह की जो वृक्षारोपण है तेजी से बढ़े। और ख़ासकर बरसात के मौसम में जो है पेड़ पौधे ज़्यादा लगावें, क्योंकि बरसात के मौसम में जो है पौधे तेजी से बढ़े हैं। खाद और उर्वरक का समावेश भी जो है मिट्टी की उर्वरा शक्ति के हिसाब से करें, क्योंकि कई बार देखा जाए किसान भाई जो ज़रूरत नहीं है कि अड़ोसी पड़ोसी का देखा भाई वो यो खाद डालना लग रहा है, यो डालना लग रहा है, भाई सारे गांव वाले यह डालना लग रहे हैं तो मैं भी यह डाल लूँ। कोई ज़रूरी नहीं है, पहले अपना मिट्टी की जाँच करवाएं, उसके बाद अपने खेत की दशा के हिसाब से उसमें खाद डालें, कितनी मात्रा डालनी है, कब डालनी है, कौन सा सही समय है, तो उसकी पूरी जो है हमने ब्यौरा मिल जाए है मिट्टी की जांच करवा के। इसके अलावा खाद और उर्वरक का जो समावेश है वो भी मिट्टी की उर्वरता में सुधार लावा है। पौधे की बीमारी है, कीड़े हैं, पशुओं का जो चरने तक उन्हें बचावें ताकि पेड़ पौधे अच्छे तरह विकसित हों। तो हम खेतों में पेड़ पौधे लगाकर मिट्टी की लवणता है, उसकी क्षारता है या उसकी उदासीनता है, इन सब का समाधान कर सके हैं। तो यह तो भाइयों करी चर्चा कि मिट्टी में वृक्षारोपण करके किस तरह हम उसमें सुधार लेकर आ सके हैं। अब करवाऊँ भाइयों का मनोरंजन, सुनाइयो लोकगीत। और काली घटा हुई बहर सैण ने हाँ
भटका थे तेरे दहर से लेने ले कह चाले पड़ा कीर से लेने गोकुल की आज मेरा सांस अधर में छूटे, आज मेरा सांस अधर में छूटे, वो छूटे जब भाई ही मर जा, भगवान कोई वीर गुजरी जा, एरा बाप के पूत ही उतरी जा, फिर कुछ जीना नहीं। चूम लू तेरे भूरे भूरे हाथ, चूम लू भूरे भूरे हाथ, आधी ही राते मामला चिड़ गया, भूल करी घर तहल कर गया, एरा काडे खड़ा जल में रह बैठ गया, जय जमुना ओ माई, ओ काली घटा। सरजपूत जात के साथी रहे सर, एक बात के साथी रहे से एक बात के, नो नो हाथ के शेर दहाड़े जी साल कड़ी जा, जब फिर चिंगाड़े और कंठारे पदो शेर दहाड़े, बड़ी गलती वो खाई ओ। आज हमारे छुट्टी रहे ऐश आनंद, आज हमारे
छुट रे आस ओ लक्ष्मी चंद ने बस तहा दे दिया था तो महंगा पर सस्ता दे दिया और जमाना जी ने रसता दे दिया फिर गोकुल आही ओ हम बचा यो तो सुना भाई ने लोकगीत और गायक कलाकार भाई थे महेंद्र समदानिया। भाइयों इब जिक्र कर लें मौसम का, तो आज का अधिकतम तापमान रहा 40 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 26 डिग्री सेंटीग्रेड। और आने वाले कल के दिन की बात करें तो कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 39 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 29 डिग्री सेंटीग्रेड। और साथ में जिक्र करें भाइयों कल के कार्यक्रम का, तो कल है दिन रविवार और कल कार्यक्रम रहेगा थारी चिट्ठी मारे गीत। और सोमवार ने हम चर्चा करेंगे किसान वाणी कार्यक्रम में ब्यात आए पशुओं की ब्याण से पहला और बाद में देखभाल किस तरह करें। और दूसरी चर्चा रहेगी उपजाऊ मिट्टी खातर पोषक तत्वों का प्रबंधन किस तरह करें। और भाइयों करें चर्चा आज की नसीहत के तहत हरी खाद के महत्व पे। भाइयों हम जाना है कि जो देश की अर्थव्यवस्था है उसमें खेती का एक बहुत बड़ा योगदान है, या यूँ कहते हैं कि भाई जो खेती बाड़ी है वो अपने देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। और देश की अर्थव्यवस्था ने बढ़ाने में, किसान भाइयों की उपज ने बढ़ाने में उर्वरक ने जो है खेती बाड़ी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। क्योंकि अपने देश की लगभग 60 से 70% जनसंख्या की जो आजीविका है वो खेती बाड़ी पर निर्भर कर है। और देश का अगर राष्ट्रीय उत्पादन की बात करें तो उसमें खेती का लगभग 30 से 35% हिस्सेदारी है। और खेती के क्षेत्र में भाइयों प्राकृतिक संसाधन का भी मुख्य योगदान हमेशा ही रहा है। जिस तरह जैसे जैसे खेती में आधुनिक तकनीक आती गई, दिन ब दिन जो है नई नई तकनीक हम इस्तेमाल करते रहे, उसी अनुपात में भाइयों पौध संरक्षण, रसायन है, खनिज है और उर्वरक का प्रयोग भी दिन ब दिन बढ़ता चला गया। जिस तरह देश में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा और हम जो खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर भी बने हैं। और वहीं पर भाइयों अधिक उत्पादन प्राप्त करने की जो लालसा थी या जो ज़रूरत थी, उसके कारण प्रकृति में जो वातावरण है उसमें भी प्रदूषण में बढ़ोतरी हुई। खासकर जो मिट्टी की जो हमारी उपजाऊ शक्ति है उस पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ा। खेती में जो रासायनिक उर्वरक हैं उनका असंतुलित प्रयोग करना और साथ में जो भूमि की जो उर्वरा शक्ति है उसका प्रदूषित होना, चाहे उसमें कीटनाशक हम इस्तेमाल कर रहे हैं, खरपतवार नाशक दवा इस्तेमाल कर रहे हैं, रासायनिक उर्वरक इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सब के इस्तेमाल करने से जो मिट्टी में पाए जाने वाले जो लाभदायक पोषक तत्व हैं और जो कीट हैं, मित्र कीट जिन हम को हैं, मित्र कीट हैं, जीवाणु हैं, और जो मिट्टी की जल संरक्षण, जल धारण करने की जो क्षमता है और मिट्टी के जो गुण हैं वो सब में बदलाव आंदा चला गया। और जो सघन फसल चक्कर हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि एक फसल के बाद दूसरी फसल, दूसरी के बाद तीसरी फसल उठाना, तो उससे जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है उसमें भी बड़ी तेज़ी से कमी आई है। इसे में आज जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है उसने बनाए रखने खातर और उसने बढ़ाने खातर कार्बनिक खाद के साथ साथ हरी खाद का प्रयोग करना भी बहुत ज़रूरी है। यानी कि हमको कि हमारी जो खेती बाड़ी है उस पर जनसंख्या का दबाव है, साथ में जो किसान भाइयों ने उत्पादन ज़्यादा लेकर अपने बचत भी करनी है, पैसा भी कमाना है, तो सारा जो दबाव हो खेती बाड़ी पे है। और उसी दबाव के कारण जो हमारी मिट्टी है उसकी जो संरचना है, उसकी जो पानी ने धारण करने की क्षमता है, उसके अंदर जो लाभदायक कीट हैं, मिट्टी में पाए जाने वाले जो पोषक तत्व हैं, उन सब में कमी आंदी जाने लग रही है। तो उस खातर कार्बनिक खाद के साथ साथ अगर हम देसी जो है हरी खाद का प्रयोग करें तो उससे हम जो है मिट्टी की दशा में सुधार सकते हैं। जिस तरह दलहनी और अदलहनी फसल हैं, जब मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने खातर खेत में उन्हें दबा सके हैं, और इस प्रक्रिया ने हमको है हरी खाद देना।
दलहनी हो चाहे अदलहनी फसल हो, अगर वो ना मिट्टी में दबा दें ताकि इसमें मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़े, तो इसी नाम का है हरी खाद देना। और मिट्टी में जो जीवाश्म पदार्थ हैं उनकी मात्रा न कायम रखने खातर या उन्हें बढ़ाने खातर भी जो फसल लगाई जावे वो भी हरी खाद की फसल ही कलावें हैं। और ये फसल भाइयों दो प्रकार की हैं, एक तो फलीदार या दलहनी फसल और दूसरी है बिना फलीदार या अदलहनी फसल। फलीदार फसलों में जड़ों में जो ग्रंथि पाई जावे हैं जो कि राइजोबियम की मदद से वायुमंडल की नाइट्रोजन ने लेकर मिट्टी तक देवे हैं, क्योंकि भाइयों जो नाइट्रोजन है वो मिट्टी सीधी हवा तो नहीं ले सकती। हालांकि हवा में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मिट्टी है वो सीधी नाइट्रोजन नहीं ले सकती। तो जो नाइट्रोजन है वो मिट्टी सिर्फ नाइट्रेट या नाइट्रेट की उसमें लेवा इसने मिट्टी ने नाइट्रोजन ने। तो उस खातर क्या है कि जो फलीदार पौधे हैं या जो दलहनी फसल है उनकी जड़ा में गांठ हैं और उन गांठों में जो है राइजोबियम नाम का एक जीवाणु है। वो जीवाणु हवा की नाइट्रोजन ने लेकर उसने नाइट्रेट या नाइट्रेट में बदल दिया है और फिर वो नाइट्रेट या नाइट्रेट जो है वो मिट्टी तक मिला है। इस प्रकार की जो फसल है वो मिट्टी जो भूमि की जो भौतिक दशा है उसने सुधारण के साथ साथ जो है मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा ने भी बढ़ावा है। इसमें मुख्य फसल जो है ढेंचा है, मूंग है, सनई है, उड़द है, लोबिया है। और जो बिना फलीदार फसल है वो भी नाइट्रोजन की आपूर्ति तो करें, साथ ही साथ जो है फलीदार की जितनी नहीं कर पाती, करें तो वो भी हैं लेकिन जितना फलीदार करें उतना नहीं कर पाती। और लेकिन जो जीवाश्म है उनकी मात्रा में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी करा है मिट्टी में। यानी कि जो फलीदार और जो दलहनी फसल है वो तो मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा में बढ़ावा है, और जो बिना फलीदार या जो अदलहनी फसल है वो मिट्टी में जो जीवाश्म पदार्थ है उनकी मात्रा ने तेजी से बढ़ावा है। इस प्रकार की जो फसल है उनमें ज़्यादातर ज्वार है, मक्का है, जौ है, सूरजमुखी आवा है। और हरी खाद की जो फसल है उनके अगर हम गुणा की बात करें कि उसके गुण के हैं, अगर हम जो हरी खाद लगा रहे हैं और हरी खाद जो दे रहे हैं अपने खेतों में तो उसके फ़ायदे के हैं। तो एक तो उसमें फसल में वनस्पति भाग जो है जिस तरह की तना है, पत्ती है, शाखा है, ज़्यादा हुआ है और वो ज़्यादा है तो हरी खाद खेत में ज़्यादा मिला है। साथ में जो फसल के तने हैं वो कोमल हैं और रसदार भी होने चाहिए। यानी कि जो हरी खाद हम दे रहे हैं उस हरी खाद के गुण होने चाहिए। उनमें पहला गुण है कि उसका तना है, पत्ती है, शाखा है वो ज़्यादा हो। दूसरा उसके जो तने हैं वो कोमल और रसदार होने चाहिए। और फसल की जो जड़ है वो गहरी और जल्दी दबने वाली हो। साथ में कम से कम पानी की उसमें ज़रूरत पड़े ताकि किसान भाई का खर्चा ना हो पानी देने में। और कीट और रोग अवरोधी वो होनी चाहिए। साथ में जो फसल की पोषक तत्व संबंधी ज़रूरत है वो कम से कम हो और जड़ों में जो ग्रंथि की मात्रा है वो ज़्यादा हो ताकि वो नाइट्रोजन है नाइट्रेट में बदल सकें। और मिट्टी में भाइयों ज़्यादा मात्रा में कार्बनिक पदार्थ भी वो दे सके। और फसल का जो बीज है वो सस्ता हो, आसानी से हमें मिल जाए ताकि उसमें किसान भाइयों का खर्चा बच जाए। और हरी खाद बनाने खातर भाइयों फसल की बुआई गेहूं की जो फसल है उसकी कटाई के बाद कर दें। और जब फसल 40 से 45 दिन की हो जाए तो फसल को जो है खेत में एरो चला कर या काट कर दबा दें। और इस तरह की जो फसल है वो गड़ सड़ कर जो है अच्छी खाद में बदल जाए। और भाइयों जो हरी खाद है उसके हम महत्व की तो बात कर रहे हैं, लेकिन हरी खाद के जो महत्व हैं साथ साथ उसके लाभ भी के हैं उसकी भी और बात करें तो मिट्टी में जो नाइट्रोजन है एक तो उसकी मात्रा ने हरी खाद बढ़ावा है। और अलग अलग फसलों में लगभग 30 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है नाइट्रोजन हम ले सकें हैं। इसके अलावा मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बढ़ोतरी भी करे हैं और मिट्टी की जो संरचना है वो उससे अच्छी हो जाए है। यानी कि मिट्टी की जो जल धारण की करण की जो क्षमता है वो बढ़ा है। और साथ में जो क्षारीय और लवणीय मिट्टी है उसमें भी सुधार हुआ है, क्योंकि जो हरी खाद है उसमें अम्ल पैदा करने की ताकत ज़्यादा हो है जिससे जो मिट्टी में उदासीनता लाई जा सके है। यानी कि जो क्षारीय मिट्टी हो गई है, खासकर ज़्यादातर तो मिट्टी क्षारीय हो है, तो क्षारीय मिट्टी में लवणता लाने खातर जो है उसमें हम हरी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। और खरपतवार की रोकथाम भी करें। यानी कि हम अगर हरी खाद लगा रहे हैं खेत में तो खरपतवार नियंत्रण भी हो है, तो उसमें किसान भाइयों का जो खरपतवार नियंत्रण खातर जो उसमें दवाई छिड़कन लग रहे हैं तो उससे भी पैसे की बचत हो है। साथ में भाइयों भूमि कटाव रोका है और मिट्टी की जो ऊपरी सतह है उसने संरक्षित करके रखा है, यानी कि उपजाऊ शक्ति ने बढ़ा कर रखा है। और मिट्टी में जो खारी अंग है उसमें भी यह कमी लेकर हुआ है। सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो अधिक सुलभता तय आसानी तो उपलब्ध हो जाए। और साथ में भूमि का जो बनावट है उसने प्राकृतिक रूप में लेकर आवा है।
साथ में जो पोषक तत्वों की मात्रा है उसकी सुलभता है, उसमें भी बढ़ोतरी करा है, और फसल की जो पैदावार है उसमें 10 से 15% तक की बढ़ोतरी हो है अगर हम खेत में हरी खाद देने लग रहे हैं। और अपने पूरे देश में लगभग कार्बनिक पदार्थ जिस तरह की गोबर है उसका प्रयोग हम ईंधन के रूप में कर रहे हैं, कंपोस्ट खाद है उसका प्रयोग कुछ सीमित किसान भाई कर रहे हैं, और जो खड़ी है उसका इस्तेमाल हम मुख्य रूप से भाइयों जानवरों तक देने खातर कर रहे हैं। इस कारण समस्या यह है कि जो खेत है उसने पर्याप्त मात्रा में ना तो नत्रजन मिल पांदा यानी कि नाइट्रोजन नहीं मिल पाती और ना उसने कार्बनिक पदार्थ मिल पाते। तो अगर हम हरी खाद का प्रयोग करेंगे तो मिट्टी ने नाइट्रोजन भी मिलेगा, कार्बनिक पदार्थ भी मिलेगा, और यही सलाह देंगे कि जो किसान भाई हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है हरी खाद का इस्तेमाल करें, और जो सघन खेती में हरी खाद का प्रयोग तो ज़रूर करें। यानी कि अगर एक फसल के ऊपर दूसरी फसल ले रहे हैं, हम बीच में रोक नहीं रहे हैं, तो इस तरह के अवस्था में तो ज़रूर जो है किसान भाई हरी खाद का प्रयोग करें, जिससे जो भूमि की संरचना उसमें सुधार आवे, साथ साथ जो फसल की उपज है बढ़ोतरी हो उसमें, और जो किसानों की जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है वो भी बढ़े और किसान भाइयों की आमदनी भी बढ़े। तो हरी खाद के साथ साथ जो है प्राकृतिक खाद है, केंचुए की खाद है, उसका भी अगर इस्तेमाल करें तो जो है किसान भाई ज़्यादा उपज ले सकें। या तो भाइयों बात करी खेती में हरी खाद के महत्व पे, और इसी के साथ भाइयों जो घड़ी है वो इजाज़त नहीं दे रही है आगे बढ़ने की, तो इसी के साथ भाइयों तो लेवा इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।